तो 2003 में जिस ऑपरेशन का जिक्र मैंने शुरुआत में किया, उसके लिए बाद में सर को कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया और बीएसएफ के उन वर्षों के 50 सालों का वो सबसे सफल ऑपरेशन था, जिसमें गाजी बाबा को ख़त्म किया गया, संसद हमले का जो जिम्मेदार आतंकवादी था। और जिस बात का जिक्र सर अभी कर रहे हैं कि बीएसएफ के वो सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में उस समय रहा, लेकिन काउंटर इंसर्जेंसी का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन एक उपलब्धि इस लिहाज से कि बीएसएफ ने वो अचीवमेंट, मैं उस एनकाउंटर के बारे में भी पूछूंगी भी आपसे। अब तो खैर उस पर एक पूरी फुल फ्लेज फिल्म बन चुकी है, अगर आप लोगों ने अभी तक ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। इमरान हाशमी ने उसमें सर का कैरेक्टर प्ले किया है, उनका किरदार, उनके जीवन के कुछ घटनाओं को दिखाया है। हालांकि फिल्म मेकर्स का ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी हद तक इसे रियल रखने की कोशिश की है, फिर भी फिल्म है तो फिल्म में कुछ लिबर्टीज़ भी, क्रिएटिव लिबर्टीज़ ली जाती हैं। उस दौरान सर इंजरी भी हुई आपको और बुलेट्स का जो आपने सामना किया, आज भी एक बुलेट आपके शरीर में है। मेरे राइट साइड से जो पेल्विस से AK-47 की गोली घुसी और वो मेरे यूरिन ब्लैडर के ऊपर भी पड़ी हुई है, एग्जिट नहीं हुई। तो जो कि बॉडी से वो फाड़ के निकली नहीं थी, इसलिए मुझे उस समय उसका एहसास नहीं हुआ। और एंटर करते समय उसने लंबर प्लेक्सस L1 2 3 4 को ब्रूज किया, राइट लेग पैरालिटिक इफेक्ट हो गया और इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। वो गोली अभी अंदर है। आई डोंट नो कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट माई थॉट्स इनटू वर्ड्स एज ए क्वेश्चन, बट शरीर में गोली लगने का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज इट? 7 गोली लगी थी तो मुझे 8 घंटे बाद पता लगा। एक हाथ वाला पता लगा था क्योंकि हाथ झूल गया, फिर उसके बाद हाथ हमारी बात मानने से मना करने लगा, इससे पिक नहीं कर पा रहा था मैं गन। बाकी गोलियों को तो मैं डिस्कवर ही नहीं किया क्योंकि वो गोलियां लगीं, वो बॉडी के उस पार्ट से थ्रू एंड थ्रू निकल गई, एक्सेप्ट पेट वाला जिसने डैमेज किया। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में मेरी बॉडी को एग्जामिन किया डॉक्टर्स ने, क्लोथ को रिमूव करके, तब उन्होंने पूरे गोलियों का, पेट की गोली बताई। बाकी तो अगले दिन स्टिचेस से मुझे आइडिया लगा कि पैर में भी लगा है। आपको एनकाउंटर के ग्राउंड जीरो से कौन निकाल कर लेकर आया, कैसे हुआ? उस समय तक आतंकवादी को मारा जा चुका था? हाँ, मारने के बाद मेरे साथ एक अच्छी बात थी कि मैं सेंस में था, मैं बात कर सकता था, बोल सकता था, मैं चल सकता था। मैं खुद अपनी राइफल उठाया, खुद सीढ़ियों से मैं वॉक करके नीचे आया। ये गोली लगने के बाद? गोली लगने के बाद। और नीचे से एक फ्लोर ऊपर 3-4 स्टेप चढ़ के एक कश्मीरी खांडे करके था, खांडे हौलदार हमारा, वो आवाज़ मारा। वो रोज़ कम्युनिकेशन, रोज़ मेरे टच में रहता है, अनंतनाग का लड़का है, कि साहब जी घबराओ मत, मैं खड़ा हूँ सीढ़ी पर। तो उसने मुझे बाजू का सहारा दिया और मैं नीचे जब आया तो हिमांशु गौड़, जिसका किरदार भी है इस फिल्म में, प्रवीण भिक्के करके नाम है, उसने कहा सर कि 4 लोगों को हल्की ग्रेनेड इंजरी हुई, उनको मैंने इवैक्यूएट कर दिया। एक के हाथ में और चेस्ट में गोली लगी, उसको इवैक्यूएट कर दिया। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, एक की डेड बॉडी मैंने देखी है, जवान बलवीर को गोली लग गई है, वो गिर पड़ा था तो शायद ज़िंदा नहीं होगा। टेररिस्ट अंदर और हो भी सकते हैं, मुझे मालूम नहीं, कुछ और लोग उस फ्लोर पे ट्रैप हैं, तो घर मत छोड़ना, बिल्डिंग को आप पकड़ के रखना सवेरा होने तक, और मुझे हॉस्पिटल निकालो। और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मेरा है, मैंने ब्लड ग्रुप भी अपना बताया। तो मैं पूरे होश हवास में था, थोड़ी सी घबराहट थी, प्यास लग रही थी, और राइट हैंड बिल्कुल लटका हुआ था, एकदम खुल गया था ये पूरा कंप्लीट, ब्लोन आउट फ्रैक्चर था, जिसमें अल्ना रेडियस मीडियन पूरी हड्डियाँ चली गई थी, नर्व चली गई थी और ब्लड बह रहा था। तो फिर हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन थिएटर तक तो मुझे याद है। कल मैं अपने डॉक्यूमेंट समेट रहा था तो लेफ्टिनेंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस लेफ्टिनेंट शुक्ला का नाम देखा मैंने, इसका सिग्नेचर है, फिर डॉक्टर के सिग्नेचर हैं, डेंजरसली इंजर्ड लिस्ट में डाला मुझको, और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना काम किया। आप कितनी आसानी से इस बात को कह रहे हैं। लाइन ऑफ ड्यूटी, कॉन्सिक्वेंसेस वर नोन। उस समय क्या किसी से, मतलब जिस समय गोली लगी आपको लगा कि, मतलब एक क्वेश्चन था मन में, मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? एक बार ख्याल आया मन में, ऐसा था क्योंकि बॉडी में और कहाँ लगी, या लगने से बहुत ब्लीडिंग हो जाएगी तो हैमरेज से डेथ हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने इवैक्यूएट किए हुए थे जी। लोग मर चुके थे फिर भी इवैक्यूएट किए, इस उम्मीद में शायद बच जाएंगे। कुछ लोगों को ले गए, रास्ते में उनकी डेथ हो गई। कुछ लोगों को ले गए, 20-25 दिन ट्रीटमेंट चला, उसके बाद डेथ हो गई। तो डेड बॉडीज, शहीदों की हैंडल करना हमारे ड्यूटी का पार्ट था, तो वो मैं पता यूज टू था, मैं ये चीज़ देखता रहता था। इट वाज बट अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन लगी पहली बार थी, तो लोगों के मुँह से सुनते थे, लेकिन वही कहते हैं कि मरने का तजुर्बा लेने के लिए स्वर्ग जाना पड़ता है। तो जब मुझे लगी और मुझे लगा अच्छा ऐसे लगती है,
तो महसूस तो सिर्फ हाथ की गोली हुई थी। ख्याल थोड़ा आया कि शायद लाइफ बड़ी शार्ट रही, कोई और कैजुअलिटी ना हो, नहीं तो लोग मुझे बड़े बैड नेम से याद रखेंगे कल, एज ए ऑफिसर कहेंगे ट्रुप्स को ले लीडिंग द गया और ऑपरेशन। ट्रुप्स की कैजुअलिटी करवा दिया। जो मर चुका टेररिस्ट उसकी आइडेंटिटी क्या है जब तक डिक्लेयर नहीं होगी पता नहीं था। और एक ऑफिसर था जो बिनू चंदन जिसका रोल है, उसकी वाइफ शी वॉज अनफेमिली वे, शी वॉज स्टेइंग इन द श्रीनगर इटसेल्फ। तो मैं सोचा कि भी जाऊँगा कैंपस में, उसको क्या मुँह दिखाऊँगा, ये तो मारा जा चुका होगा, ये क्या हो गया ये, मतलब आई वॉज जस्ट आस्किंग मेनी क्वेश्चंस दिस फ्रॉम माई वाज सेल्फ। योर लास्ट थॉट ऑफ दैट मोमेंट? हाँ एग्जैक्टली, जब मैं सीढ़ी से उतर रहा था। अपनी फैमिली का ख्याल नहीं आया उस टाइम पर? मुझे नहीं आया, मुझे Wife- ये आया कि मैं वाइफ का, इतना आया पार्ट, बच्चों का ना नहीं आया उस समय। इस नाते नहीं कि मतलब नहीं आया तो मैं उनका नहीं, मैं आपकी केयर नहीं, प्रायोरिटी लिस्ट देख रही थी कि आपके लिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट मतलब मैं आपकी केयर नहीं कर रहा हूँ इसलिए नहीं आया, ऐसा नहीं है। पता नहीं उस समय वो नहीं आया, उस समय पहले तो ये आया कि यार एक कैजुअलिटी हो गई, बेनू चंद्रन अभी निकला नहीं है, वो तो मारा जाएगा अंदर, क्योंकि ये तब पता नहीं लग रहा था ना कि और तीसरा टेररिस्ट नहीं है, और ये क्या करा बैठा मैं, और पता नहीं लाइफ कितनी है, फिर वो डेड बॉडी घर जाएगी गांव पे, तो लोग आएंगे तो क्रिमेशन होगा, ये ख्याल मेरे को आया। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल तक पहुंच गया तो मुझे पता नहीं मन में आया कि कोई बड़ा वाइटल पार्ट गया होता तो अभी तक तो मर जाता मैं, या कुछ ऐसा होता। तो मैंने कहा नहीं, अभी लग रहा है सब ठीक ठाक। तब तक उन्होंने बोला मुझे आपका स्टमक ऑपरेट करना पड़ेगा, परफोरेशन हो रहा है इंटेस्टाइन में। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजिए। तो उन्होंने हाथ के ऊपर फट्ठे लगा दिए, नीचे फट्ठा लगाया, ऊपर बांध दिया और इंट्रावेनस लगा दिया, बोला ले जाओ। तो एम्बुलेंस में हमारे ट्रुप्स ने हमको डाला, सीधे मिलिट्री हॉस्पिटल में मैं गया। कैन यू शो योर हैंड टू द कैमरा आल्सो? इसमें ये गोली लगी थी, तो ये देख सकती हैं एग्जिट पॉइंट है, तो यहाँ फिक्सेटर अच्छा, जहाँ पे ये थोड़ा एक हाँ ये एग्जिट पॉइंट है, और ये कम्प्लीटली उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया। इसमें बोन यहाँ से निकाल के लगाई, ये बोन यहाँ से बोन काट के लगाया इन्होंने, यहाँ से बोन काटा और इसको यहाँ फिक्स किया। और ये हाथ मेरा ये इफेक्ट नहीं है, मतलब मैं एल्बो को रोटेट नहीं कर सकता, इतना है, और फिंगर्स को पीछे नहीं ले जा सकता, और एक पॉइंट तक ले जा सकता, हाथ भी छोटा हो गया, करीब 2.5 इंच छोटा हो गया। और एक शॉट यहाँ लगा था ये, बट इससे मेरी हड्डी बच गई। बाकी पेट में एक लगा, चेस्ट पे मेडल पे लगा 3, मेरे यूनिफॉर्म में होल है, ओरिजिनल मेरी यूनिफॉर्म है जिसमें सारे उसके छेद आज भी बदस्तूर वहीं पे हैं। तो पूरे काउंट्स देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इतने काउंट्स कुछ ज़्यादा हैं। वो बस्ट फायर मारा ना, AK-47 बस्ट मोड पे हुआ, टेररिस्ट बस्ट मोड से ही फायर करते हैं, एक साथ बहुत सारी गोलियाँ निकलती हैं जिससे बचने का कोई चांस ना हो। लेकिन यह है कि लाइफ अगर ड्यू है भगवान के खाते में तो गोलियाँ कम होती हैं, और अगर तारीख आ जाती है तो एक गोली बहुत है। ये है इसका अपना, आई थिंक डेस्टिनी ने आपको चुना था उस वक्त, चुना था। और आज आप मेरे लिए तो रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, आप सिंबॉलिकली मेरे लिए उस चीज़ का प्रतीक हैं। लेकिन मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि ये भारतीय सेना है, ये हमारी फ़ौज है, ये हमारी वो स्ट्रेंथ है जो बॉर्डर पर हमको प्रोटेक्ट करती हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जिस समय उनको गोली लगी, या जो क्षण उनके जीवन का अंतिम क्षण भी हो सकता था, उसमें वो ये सोच रहे थे कि जिस टीम का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ वो भी सेफ हों, और जिस एक को गोली लगी है उसको कुछ होना चाहिए। और उस समय अपने परिवार का भी अगर ध्यान नहीं आता तो दैट वाज द फैमिली विद जिनके साथ आप फाइट कर रहे हैं, जिनके साथ आप लड़ रहे हैं। तो ये सेना है, ये सेना का शौर्य है। और आई थिंक मानसिक रूप से भी सर जिस तरह से तैयार किया जाता है, क्योंकि आपने तो, मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ कि हालांकि एक बार पहले भी मेरी आपके साथ कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, और जिस ईज़ के साथ आप उस पूरे उस घटनाक्रम को बताते हैं, हमारे लिए तो मतलब मैंने इसीलिए पूछा कि गोली लगने का मतलब क्या हो, लोगों को ये नहीं पता है गोली लगने का मतलब क्या होता है। और आपने तो 7 गोलियां झेली हैं, जिनमें से एक आज भी शरीर के भीतर है। कितनी मेंटल टफनेस चाहिए उसके लिए कि आप उस इंजरी से भी ठीक होने का, आई एम श्योर 1-2 साल का समय तो कम से कम रहा होगा। वो यात्रा ज़्यादा ख़राब थी, गोली लगने से ज़्यादा टफ जर्नी उसके बाद की थी। अगले दिन 30 का व्रत था, तो वाइफ बोली कि मैंने बोला रात को मैं निकल रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ा टफ सिचुएशन है, आज हो कुछ भी सकता है। तो बोली ठीक है, आने से तो फिर हम मंदिर चलेंगे, शंकराचार्य मंदिर चलेंगे। ठीक है। तो अगले दिन तो मैं कहाँ आया, सवेरे 7 बज गए, 6 बज गए, वेट कर रहे हैं, इनको किसी ने बताया नहीं कि गोली लग गई है। तो इनको थोड़े इंडिकेशंस मिले कि कुछ जवान जो घायल थे तो वो नीचे हॉस्पिटल में लाए जा रहे थे, और ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर घर था हमारा। तो बालकनी से इन्होंने झांका तो इनको अंदाज़ा लग गया कि ये कुछ हुआ है। जब इन्होंने इंक्वायर किया तब वो सारी बातें इनको
पता लगी। और तीज का व्रत भी मतलब हाँ, सुहाग से निर्जल व्रत होता है, बड़ा रिलीजियसली रखती पर भी सुहाग हैं। से रिलेटेड ही सुहाग होता से है ना? रिलेटेड है, हाँ, वो सुहाग से रिलेटेड है। तो कई बार मैंने डिस्करेज भी किया कि ये सब व्रत व्रत छोड़ो, हेल्थ देखो, और ये मतलब व्रत से क्या हो जाएगा। बट शी अभी तो उसके बाद और स्ट्रिक्टली रहती हैं, मतलब अभी तो छोड़ा ही नहीं इन्होंने। शायद इनके मन में रहा होगा कि एक, जबकि मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाता था शंकराचार्य मंदिर, टाइम में इतना मिलता नहीं था, कभी कभार चले गए तो चले गए। तो अब रही बात कि हमने अटैक्स और एम्बुशेस बहुत झेले थे उससे पहले। दिन में 11 बजे वाइफ, कमांडेंट की वाइफ, सब लोग दिन में धूप में बैठे हुए थे। तब तक अचानक राइफल ग्रेनेड का अटैक हुआ दिन में 11 बजे। एक लेडी देख रही, अरे वो तो वहाँ गिर रहा है, भड़ाम धुआं। एक ऑफिसर में इसके नींव पे गिर रहा है धुआं। मैं कुछ फाइल लेके बैठा था, तो मैं फाइल लेके अंदर भागा रूम में कि कोई अगर एक ग्रेनेड यहाँ लैंड करे तो हम बच जाएं। और फायर हुआ और उसके बाद बंद हो गया। इंजर्ड कोई नहीं हुआ। पूरा कैंपस दिन में अटैक हुआ हमारा। और ये लेडीज बच्चों के आँख के सामने हुआ। इनको पहली बार लग रहा था अच्छा सैंडबैग उड़ रहा है, कोई ग्रेनेड पड़ा है। फिर सब कुछ नॉर्मल, सब अपने अपने घरों में चले गए। और पुलवामा फेज़ में 94 से 97 जो मैं था, तो मैंने एम्बुश काफ़ी हुआ। उन एम्बुशेज में भी कुछ हुआ नहीं हमारा, मतलब गोली हमें लगी नहीं। एक केस में तो हमने चेज करके मार दिया टेररिस्ट, एक केस में भाग गया वो जंगल में, नहीं मार पाए हम। और लाइव इनकाउंटर्स में बहुत ज़्यादा रहे हम। मतलब कहते हैं कि जैसे वो नेवला ढूंढता है ना कि उसको चूहा और सांप कहाँ मिल जाए, तो वो फेज़ था कश्मीर का कि मतलब रात को हम लोग सोचते थे तो अगले दिन का टारगेट नहीं मिलता था, तो बड़ा परेशान रहते थे कि यार हमको कोई खबर मिल जाए। मतलब खबर जो मिल रही है उसको आप डील करने जा रहे हैं, तो देयर इज़ ए रिस्क ऑफ गेटिंग हिट, गेटिंग किल्ड और गेटिंग सीरियसली इंजर्ड। जब उसके कॉन्सिक्वेंसेज में और कोई एक्सचेंज तो है नहीं, गोलियों का ही एक्सचेंज है। बट वो प्रोफेशनली उसकी एक बड़ी भूख रहती थी। इनकाउंटर मिला नहीं, टेररिस्ट की खबर आज नहीं मिल रही है, तो वो हमारा एक पैशन था। और ये मतलब ऐसे लगता था कि टेररिज्म इस एरिया का ख़त्म करने का ठेका हमारे पास ही है। एक मकसद, एक मिशन मकसद था, था, बेसिकली मिशन। लक्ष्य था एक। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। हेड टू हेड लेके आए पुलवामा से 3 साल के बाद। सिर्फ एक हमारे इंस्पेक्टर कुशाल रावत गढ़वाल का था, उसकी कैजुअल्टी हुई थी। मुरली मनोहर जोशी जी गए हुए थे लाल चौक झंडा फहराने, हाँ। और उसमें पूरा बंद था कश्मीर, और पुलवामा चौक पे इस पर ग्रेनेड डाल दिया किसी ने। फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था, नीचे से ग्रेनेड लाप करके भाग गया। तो एक कुशाल की कैजुअल्टी हुई थी, और एक तौसीफ करके लड़का था, उसके पैर में गोली लगी थी। बाकी इसके अलावा हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। और साउथ कश्मीर से 3 साल रह के पूरी बटालियन 6 कंपनी सपोर्ट कंपनी को मैन टू मैन निकाल के लेकर आना बहुत बड़ी बात थी। हम इसीलिए बचे कि हम बहुत एग्रेसिव थे। एक ही फिलॉसफी थी कि अगर मैं कैंपस के बाहर हूँ तो टेररिस्ट बहुत दूर जाएगा, और जिस दिन हम कैंपस के अंदर होंगे तो हमारे करीब आएगा। यही फिलॉसफी चलती थी। कहते ना कि कैट इज़ आउट माउस इज़ अवे, और उस एग्रेशन का बहुत फ़ायदा रहा। आर्मी की रेगुलर बटालियन के अंदर बीएसएफ का बटालियन का क्या परचम था। इन्फेंट्री बटालियन इतना अप्रिशिएट करती थी, कहती यार यू पीपल आर सो वेल ट्रेंड, यू नो मैप रीडिंग, तुम्हारे पास ये पूरा वही मिलिट्री का सिस्टम है जो हमारे यहाँ है। तो हमने उनको बताया कि वी आर ट्रेंड बाय यू। हमारे वेटरन्स इंस्ट्रक्टर आर्मी से रहे हैं। बीएसएफ जब रेज हुई तो टोटल उसने जितना टेम्पलेट है आर्मी से ही अडॉप्ट किया था। एंड वी हैव गॉट ए एक्टिव वार लाइक सिचुएशन रोल। कभी वार होगा तो हमारा रोल है उसमें, मतलब हम उस मैट्रिक्स के अंदर हैं, हमारे हिसाब से हमारा रोल होगा। तो वी आर वेरी डिफरेंट फोर्स एज कम्पेयर टू अदर्स। आपने सर जब उस दौर को याद किया, मैं थोड़ा टेररिस्ट पे भी बात करना चाहती हूँ। ठीक है। क्या माइंडसेट होता है एक आतंकवादी का? एक्चुअली जो कश्मीर में एज पर से टेररिस्ट, तो जो यंग लाट है जिनका एज ब्रैकेट कोई 16-17 साल से लेकर 30-32 साल 35 साल का है, ज़्यादातर लोग इस एज ग्रुप के हैं, जिनको कहते हैं फुट सोल्जर, गन फाइटर्स, पिकिंग गन्स, जिन्होंने भी पहलगाम किया। हाँ। तो इनका काम है मारना, किलिंग करना, एम्बुश का हिस्सा होना, फायरिंग का हिस्सा होना, अटैक करना। सुसाइड अटैक में अगर है सुसाइड मेंटेलिटी का, सुसाइड अटैक करेगा। लेकिन इस एज ग्रुप से जब वो आगे बढ़ता है, मान लीजिए सर्वाइव कर गया, एक टेररिस्ट की एवरेज उम्र 3 से 5 साल है। जिसने गन उठा ली, उसमें कोई 5 साल से ज़्यादा अगर जिंदा हो रहा है तो हमारे लिए परेशानी की बात हो जाती है कि इसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा क्यों है। जिसने गन उठा लिया वो रडार पे आ जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फ़ोटो आ जाती है, और वो हाइडिंग में चला जाता है। जो हाइडिंग में चला गया तो इसका मतलब ही इज़ ए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो वो तो इनकाउंटर में मारा ही जाएगा। जितने दिन, थोड़े दिन बचेगा, बचते बचते मारा जाएगा। मतलब गाजी बाबा जैसा टेररिस्ट का भी एक दिन आया, मारा गया। लेकिन इनमें से जो बच जाते हैं,
वो एक पर्टिकुलर एज के बाद अपना जो किरदार है वो चेंज कर देते हैं, तो दे स्टार्ट बिकमिंग OGW, ओवरग्राउंड वर्कर। यानी उनको पूरा तजुर्बा है टेररिज्म का, तो वो लॉजिस्टिक्स सप्लाई, सामान को पिक करना, पॉइंट A से B तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन चैनल चालू रखना, फंड इकट्ठा करना, पोस्ट ऑफिस लाल डब्बे के पीछे एक थैला है लेके आओ फलाने जगह दे दो, कारें मुहैया करना, टैक्सी मुहैया कराना, मोटरसाइकिल से एक दूसरे को ड्रॉप करना, कवर देना। पाकिस्तानी टेररिस्ट पीछे आपने बिठा लिया, वेपन उसके हाथ में है नहीं, उससे आप पूछताछ करेंगे तो कश्मीरी लड़का अगर लोकल है, उसका OGW है, तो वो अपनी बातचीत में कवर कर लेगा कि भाई है मेरे साथ जा रहे हैं, ख़त्म हो गई बात। फेक आई कार्ड बनवाना, डॉक्यूमेंटेशन करना। तो जो OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर, ये वहाँ का बैकबोन है। आज के तारीख में टेररिज्म यही चला रहा है, और एक बड़ा हिस्सा इसमें पैसे के लिए भी है, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। और जो जिहादी टेररिज्म है पाकिस्तान से, उस पर ह्यूज फंडिंग वो भी कर रहे हैं। और अभी एक नार्को टेररिज्म को फैशन जो चल पड़ा है वो बड़ा ख़तरनाक है। यानी आपको पैसा हम नहीं देंगे, पैसे के बदले 2 किलो हेरोइन दे देंगे। अब 2 किलो हेरोइन आप इंटरनेशनल मार्केट में 2 करोड़ का है, अगर हेरोइन 50 लाख में भी उसका बिक गया तो ये 50 लाख तो बड़े मुश्किल से कमाता है ना आदमी। तो पाकिस्तान इसमें 2 तरह का काम कर रहा है। यानी जो उनको टेररिज्म में एसोसिएट होने के लिए जो फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है, उसके जगह पर नारकोटिक्स दे रहा है। तो वो नारकोटिक्स भारत में ही कंज्यूम हो रही है, आपके समाज में ही कोई न कोई बच्चा उसको यूज़ कर रहा है, और उसके सेल प्रोसीड से उस OGW का इंसेंटिव बन रहा है। ये एक बहुत ख़राब बात है।